नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं लक्ष्य क्लासेस बालोतरा। जैसा कि आपको पता है कि अपने YouTube चैनल के ऊपर NCERT अर्थात स्कूल एजुकेशन से संबंधित फ़िलहाल 6th क्लास 7th क्लास सिक्स क्लास और 8th क्लास की क्लासें चल रही थी और आज अपन 8th क्लास भी 7th क्लास की भी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके अंदर आज अपन आपकी जो पुस्तक है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे आपके अध्याय के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लक्ष्य क्लासेस बालोतरा को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड 7th क्लास के अंदर पढ़ते हैं उनको इसका लिंक भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कौन सी बुक निकालनी है? ये वाली पुस्तक निकालनी है जिसका नाम क्या है? हमारा पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, सीधा चलना है अपने विषय सूची पर। ये कुछ किताब के बारे में जानकारियाँ हैं कि किताब कहाँ से बनाई है, किसने बनाई, वो सारी डिटेल है यहाँ पे। हाँ जी, विषय सूची की बात कर लेते हैं। आपके टोटल इसके अंदर 9 अध्याय हैं। 9 अध्यायों की चर्चा करेंगे अपन और आज अपन जिस अध्याय की बात करेंगे जिसका नाम है पर्यावरण। क्या नाम है? पर्यावरण। तो चलिए सब लोग अपनी पुस्तक को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में आपको एक तो आपकी किताब ओपन करके बैठना है और साथ में आपको एक पेंसिल लेनी है और एक कोई भी किसी भी कलर का पेन लेना है। जो मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए कहूँगा तो आप उन चीज़ों को अंडरलाइन करोगे और अगर मैं किसी शब्द का अर्थ बता रहा हूँ तो आपको उस शब्द का अर्थ लिखना होगा। तो सब तैयार हैं? उम्मीद है आप सब ने ये सामग्री निकाल ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पाठ का नाम है पर्यावरण। अब देखो, पर्यावरण आज पाठ का नाम है तो मैं इसको डायरेक्ट अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर चीज़ें आएंगी, वो चीज़ समझ के बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि पर्यावरण चीज़ से आप काफ़ी बार इस चीज़ से रूबरू हुए और कई बार ये शब्द सुना है। तो मुझे उम्मीद है कि पर्यावरण शब्द का आप सबको अर्थ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो जब ये शब्द अंदर आएगा डेफिनेशन के लिए तब मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ठीक है, तो चलो। लंबी छुट्टियों के बाद छुट्टियां थी, उसके बाद में जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट एक खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वह उनके फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी वहाँ पे। ठीक है, और जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास और गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू है वो छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई कि सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है और इमेजिन करना है कि आप जिस चीज़ से रेगुलर जुड़े हुए हो और अचानक से उसके साथ में या उसे नष्ट कर दिया जाए तो थोड़ी दिक्कत होती है या थोड़ी परेशानी होती है। आगे देखो, कक्षा में पहुँचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या होता है पर्यावरण। तो उसके शिक्षक ने क्या कहा कि आपके आसपास जो चीज़ें दिखती है वो सब क्या है? पर्यावरण है। अर्थात अपन ऐसे कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर दिखने वाला वातावरण क्या है? पर्यावरण है। मैं लिख पाऊंगा, वेट करना। ठीक है, रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, जबकि अन्य का निर्माण मानव के द्वारा किया गया, जैसे सड़क हो गया, कार हो गया, किताब हो गया आदि। अब 2 छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। अब आप समझिए इस बात को। उस लड़के ने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या होता है। शिक्षक ने उत्तर दिया कि हमारे आसपास दिखने वाली सभी वस्तुएं जो है वो पर्यावरण है। तो बच्चे के मन में जिज्ञासा लगी कि हमारे आसपास दिखने वाली चीज़ों में तो आप अगर कक्षा के अंदर बैठे हैं या फिर आप अभी पुस्तक खोल के बैठे हैं तो आपके सामने पानी का लोटा पड़ा होगा, तो पानी का लोटा हो गया, आपकी पेन हो गई, आपकी पुस्तक हो गई, आपका बैग हो गया। ठीक है,
और कुछ भी चीज़ें जहाँ पे आपने अपनी पुस्तक रखी है, वो बैग हो गया या फिर तख्ता हो गया, जिस दरी पे बैठे हो वो दरी हो गई, ये सारी वस्तुएं पर्यावरण है क्या? तो देखो, ये वस्तुएं पर्यावरण है, लेकिन इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना भाई। पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो क्या है? पर्यावरण है। अब इस पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। दो भाग कौन कौन से? एक तो है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित, जिसको अपन कहते हैं कृत्रिम। क्या कहते हैं? कृत्रिम। किस तरीके से लिखेंगे कृत्रिम? मैं आपको बताऊं, देखो ऐसे लिखते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है ना। प्राकृतिक चीज़ जो अपने आप बनती है, और कृत्रिम या फिर मानव निर्मित, मानव निर्मित का ही दूसरा नाम है कृत्रिम। ये चीज़ें मैं एक अलग क्लास लूँगा, उसके अंदर पूरी तरीके से अच्छे से लिखवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप अपनी पुस्तक के अंदर नोट कर दीजिए, ठीक है ना, कि पर्यावरण होता है, जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है वो पर्यावरण होता है, और पर्यावरण के दो भाग है। एक तो प्राकृतिक, जो चीज़ें प्रकृति ने अपने आप बनाई है, और दूसरी है मानव निर्मित या फिर कृत्रिम। अब देखो, प्रकृति ने अपना आप जो चीज़ें बनाई, जिसके अंदर बात करें तो पर्वत होगी, नदियाँ हो गया, ठीक है, पेड़ हो गए, ये चीज़ें अपने आप बनती है, ना कि आपने बनाई है। क्या आपने कभी नदी बनाई है? नदी तो अपने आप बहती है, तो वो प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। और बात करें मानव निर्मित पर्यावरण की या कृत्रिम पर्यावरण की, तो ऐसी वस्तुएं जो मानव के द्वारा निर्मित की हुई होगी, उसे कहेंगे मानव निर्मित या फिर कृत्रिम पर्यावरण। आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने जगह पे बैठे बैठे एक लिस्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर लिख सकते हैं कि प्राकृतिक कौन सी वस्तु है और कृत्रिम कौन सी है। जैसे अभी बात करें तो आकाश क्या हो गया? कृत्रिम है। बादल क्या हो गए? कृत्रिम है या मानव निर्मित है? तो आकाश जो है वो प्राकृतिक है, बादल है वो प्राकृतिक है, सूर्य है वो प्राकृतिक है, हवा है वो प्राकृतिक है। तो इस तरीके के आपको कुछ उदाहरण लिखने हैं जो प्राकृतिक के अंदर लिखने हैं, और कुछ जो उदाहरण है वो किस में लिखने हैं? कृत्रिम में लिखने हैं। ऐसे करके आपको 7 उदाहरण कृत्रिम के और 7 उदाहरण प्राकृतिक, इसके प्राकृतिक के लिस्ट बनानी है, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि पर्यावरण क्या होता है, और पर्यावरण के जो दो भाग है, प्राकृतिक और मानव निर्मित या फिर कृत्रिम है, इसको किस तरीके से विभाजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। तो ये आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। आगे देखो, रवि, परमजीत जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इस कारण पर्यावरण बदल रहा है। लेकिन इससे पहले इस चित्र को समझते हुए थोड़ी पर्यावरण को समझने का प्रयास करते हैं। सब लोग इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। दिख रहा है सबको? चलो आगे बढ़े। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। देखो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। इसके माध्यम से हमें सांस लेने के लिए हवा, तो देखो पर्यावरण के माध्यम से हमारे को सांस लेने के लिए हवा मिलती है। हवा के अंदर अगर बात करें तो अपन जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है ना। और आपने विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इस तरीके की गैसें होती है। तो अपन जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब छोड़ते हैं बाहर तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2, ठीक है। तो ये दोनों गैसें जो है ये पेड़ पौधों से बनती है। जैसे अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है वो पेड़ पौधे भोजन के रूप में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और अपन जिस गैस को छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो पेड़ पौधे उसको भोजन के रूप में लेते हैं। जब पेड़ पौधे ही नष्ट हो जाएंगे तो कौन अपने को ऑक्सीजन प्रदान करेगा? बात आई समझ में? तो इस तरीके से पहला जो टॉपिक है कि हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, पीने के लिए जल प्रदान करता है। देखो पर्यावरण के अंदर जो पर्यावरण है वो हमारे को किस तरीके से पीने के लिए जल की उपलब्धता करवाता है। तो देखो जहाँ सबसे अधिक वन होंगे बारिश भी वहीं पे होगी। जैसे बात करें राजस्थान में झालावाड़, माउंट आबू, सिरोही, ये वाले जो स्थान हैं यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है। उदयपुर, यहाँ पे सबसे अधिक बारिश क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं।
और जहाँ वृक्ष की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे पानी की मात्रा भी ज़्यादा होगी, या कहेंगे कि बारिश है वो सबसे अधिक होगी। अगर अपने पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जिसमें जैसलमेर है, पश्चिमी बाड़मेर है, यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या कम है, तो बारिश भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। और भोजन एवं रहने के लिए हमें भूमि प्रदान करता है। तो भोजन तो आपको पता ही है कि जितनी भी अपने ये खाने की वस्तुएं हैं ये सारी पेड़ पौधों पे ही लगती है, चाहे बाजरे की बात करो या चाहे गेहूं की बात करो, चाहे चावल की बात करो, कोई भी। ठीक है। और भूमि तो आपकी भूमि हो गई। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने और बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो देखिए धीरे धीरे जो भी चीज़ें अपने को आवश्यकता के अनुसार ज़रूरत पड़ती है हम उसका निर्माण करते हैं। तो निर्माण करने के लिए हमारे को जो चीज़ें चाहिए तो या तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त होगी या फिर पेड़ पौधों को काट के बनाई जाएगी। तो इस तरीके से वो जिन चीज़ों का निर्माण कर रहा है वो चीज़ें धीरे धीरे क्या कर रही है, पर्यावरण को नष्ट कर रही है। चलिए आगे वाले पाठ में चलते हैं और इस चित्र के माध्यम से अपन पर्यावरण को समझने का प्रयास करते हैं। देखो पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक हैं। ठीक है। पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटक हैं? दो घटक हैं। मुख्य रूप से बात करें तो दो घटक है, जिसके अंदर एक आ गया मानव निर्मित और दूसरा कौन सा आ गया? प्राकृतिक। प्राकृतिक की बात करें तो क्या आ गया? सजीव जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ठीक है। पर्यावरण के घटक के अंदर बात करें तो प्राकृतिक घटक के अंदर कौन आ गया? सजीव जैवमंडल। अब सजीव जैवमंडल के ऊपर जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्तियां वगैरह, पहाड़ वगैरह जो भी है वो सारे के सारे किस में आएंगे? सजीव जैवमंडल में। फिर बात करें स्थलमंडल की तो देखो स्थलमंडल के ऊपर जो भी जो दिख रहे हैं आपके स्थल, वो सारे स्थलमंडल। फिर बात करें वायुमंडल, जो बादल वगैरह है वो। फिर बात करें जलमंडल की तो जल है वो सब क्या है? प्राकृतिक। मानव निर्मित की बात करें तो इमारतें हो गई, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़कें हो गई, स्मारक हो गया, उद्योग हो गया, ये सब क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण के क्या है? घटक है। पर्यावरण के क्या है? घटक है। उसके बाद में बात करें मानव की स्वयं की तो मानव स्वयं एक पर्यावरण का घटक माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि देखो मानव पर्यावरण का घटक इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव ने ही प्राकृतिक वस्तुओं में कृत्रिम वस्तुओं का निर्माण किया है। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से कितने घटक है? दो, और ज़्यादा पूछा जाए तो तीन घटक होंगे। प्राकृतिक, मानव निर्मित वस्तुएं और मानव स्वयं। मानव क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, परिवार होता है, फिर समुदाय बनता है, समुदाय धर्म से संबंधित होता है, फिर शिक्षक हो गया, फिर आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये सारी चीज़ें मानव के अंदर आती हैं। तो चलिए इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्राकृतिक या फिर प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इस चीज़ को अंडरलाइन करो यहाँ से। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तुएं एवं प्राकृतिक को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है और प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय, अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। ये जो चीज़ अंडरलाइन की है ना, इसको आपको समझना है। देखो जीवित प्राणी के चारों ओर पाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो सारी क्या कहलाती है? पर्यावरण। अब पर्यावरण के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो जीव होता है और एक अजीव होता है। सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप और जंतु सब क्या है? जीवीय है। अजीवीय यानी निर्जीव पदार्थों का संसार क्या कहलाता है? अजीवीय। एक तो जीव जिसके अंदर जीव होता है वो, और अजीवीय यानी जिसके अंदर जीव नहीं होता है वो। समझ में आ गया? तो इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि जीवीय क्या होता है और अजीवीय क्या होता है और पर्यावरण क्या होता है। तीन चीज़ें बताई मैंने अब तक। चलो आगे बढ़ते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनी गई रचनाएं सम्मिलित हैं।
प्राकृतिक और पर्यावरण, देखो प्राकृतिक और पर्यावरण आपस में किस तरीके से संबंधित है बात करते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब इनके संबंध में कुछ तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी पर्वत को स्थल मंडल कहते हैं, जहां अपने घर वगैरह बने हुए हैं, या फिर ज़मीन का जो ऊपरी भाग या पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या फिर कठोर ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो ये चीज़ अंडरलाइन करें और इसको याद करें। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ये किससे बना होता है, चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। तो इसमें क्या होता है, पहाड़ होता है, पठार होता है, मैदान होता है और घाटी होती है। ये ऐसी ऐसी स्थलाकृतियाँ विषम धरातल होता है, यानी इन प्रकार की स्थल आकृतियों से बना हुआ एक विषम धरातल है। और ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर, और ये जो स्थिति है महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। समझ में आया? यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो ठोस होता है, उसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और ये जो स्थल मंडल है ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और इसकी मिट्टी की इसके ऊपर एक पतली परत होती है जिससे ये ढका रहता है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे पठार भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, मैदान भी आएंगे और घाटी भी आएगी। इस प्रकार की यहाँ पे स्थलाकृतियाँ बनी होती है। और स्थलाकृतियों की अंदर बात करें, महाद्वीपों के अलावा महासागरों में भी ये पाई जाती है। और स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हम वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो ये आप ये समझ गए होंगे। और यहाँ पे आपका स्थल मंडल का एक क्षेत्र दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये कृषि कार्य कर रहा है, यहाँ पे ये स्थल मंडल है। देखो ये स्थल मंडल दिखा दिया ना आपको, ये स्थल मंडल दिखा दिया, ये जैव मंडल दिखा दिया, ये वायुमंडल दिखा दिया और ये आपको जल मंडल दिखा दिया। समझ में आई बात? अब आगे देखो। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, इन चीज़ को अंडरलाइन करना है, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलस जलाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें आगे पढ़ेंगे, पहले मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। देखो स्थल मंडल आपने समझ लिया, ये स्थल मंडल, ठीक है, ये स्थल मंडल, ये सारा क्या है, स्थल मंडल है। और अब बात करेंगे किसकी, जल मंडल की, यानी जो पानी का जो क्षेत्र है, ये पानी से संबंधित जो स्रोत है वो सारे जल मंडल के हो गए। जिसमें अपन बात करें नदी, झील और महासागर से संबंधित ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, जल मंडल के अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद में बात करें वायुमंडल की, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली एक वायु की परत, जिसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल को बांध के कौन रखता है, जिसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये क्या चीज़ होता है, जैसे आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो तो नीचे क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसे आपके हाथ में एक बॉल है और उस बॉल को आप हाथ में पकड़ करके ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो बॉल है वापस नीचे आएगी। तो वो बॉल नीचे क्यों आएगी, उसके पीछे रीजन कहाँ क्या रहा, तो उस बॉल के पीछे रीजन ये रहा कि यहाँ पे पृथ्वी पर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये जो है पृथ्वी को आपस में जोड़ के रखता है, या फिर ये जो वायुमंडल है इसको आपस में बांध के रखने का काम करता है। तो उम्मीद है आपने स्थल मंडल समझ लिया होगा, जल मंडल समझ लिया होगा और वायुमंडल समझ लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ आपके कुछ कॉर्नर में चित्र दिए हुए हैं, इनको भी समझ लें कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हो जाए। तो देखिए, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इस पूरे को अंडरलाइन करें और इसको समझें कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एनवायरमेंट कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर यानी एनवायरोनेर
रोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। ठीक है, तो ये जो शब्द है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आओ कुछ करके सीखे के अंदर अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है उसका या फिर उसकी एक सूची बनाइए या फिर लिस्ट बनाइए। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? देखो, घर बनाने के लिए होगा, और दूसरा कृषि कार्य करने के लिए होगा, तीसरा कोई उद्योग स्थापित करने के लिए होगा, इस तरीके। ठीक है, आगे है अपने स्कूल एवं अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी का उपयोग करते हो वो कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आप अपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? बिल्कुल। अपने जो पानी उपयोग लेते हैं ये पानी कहाँ से आता होगा? क्या आपने कभी अंदाज़ा लगाया है? तो आपके घरों की बात करें, आपकी घरों के अंदर पानी आता है, नल जो आपके कनेक्शन होता है उस कनेक्शन से आता है। उस कनेक्शन में पानी कहाँ से आता है? जो मेन कनेक्शन जो आपकी सिटी को पानी दे रहा है, आपके शहर को पानी दे रहा है, तो वो आता है, एक मेन लाइन जुड़ी होती है पानी की उससे, और वो मेन पानी की लाइन जुड़ी होती है किसी नदी से, किसी नहर से या किसी तालाब से। अगर कोई तालाब है तो उस तालाब में पानी कहाँ से आता है? बारिश से आता है, और बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में कनेक्टेड होती है। समझ में आई बात? आगे देखें, आओ कुछ करके देखें। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि। ठीक है, तो अभी आप बाहर जाके देख सकते हैं कि अभी कौन सी चीज़ हो रही है, और जो चीज़ हो रही है वो बता के मुझे आप कमेंट में बताओगे कि सर अभी हम बाहर जाके देखें और हमारे को ये चीज़ दिखाई दी पर्यावरण के अंदर या फिर आसमान के अंदर। ठीक है ना, सबको ये काम करना है। क्लास कंप्लीट होने के बाद बाहर जाना है, आसमान की तरफ देखना है। अगर बारिश हो रही है तो आप बारिश लिखेंगे, अगर आप साफ मौसम है तो साफ मौसम लिखेंगे, और वर्षा का और जो भी आपको जो दिख रहा है, धुंध है, बादल है, जो भी आपको दिख रहा है वो चीज़ यहाँ पे कमेंट करनी है। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ा दी, वापस रिवीजन करवाऊँ? रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तुम लोग है ना बहुत भुलक्कड़ हो। ठीक है ना, देखो हमने देखा पर्यावरण, क्या देखा? पर्यावरण देखा, और पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ? हमारे चारों ओर का वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, जिसके अंदर अपन ने जीवीय देखा और अजीवीय देखा। जीवीय का मतलब होता है जिसके अंदर जीव पाया जाता है, और अजीवीय का मतलब होता है जिसके अंदर जीव नहीं पाया जाता। उससे पहले अपन ने चीज़ देखी थी पर्यावरण के घटक, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित का दूसरा नाम क्या था? बताओ बताओ, कौन सा नाम था जो मैंने लिखा था? कृत्रिम। वेरी गुड, कृत्रिम नाम था। ठीक है, ये चीज़ें देखी, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती थी वो मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था स्थलमंडल क्या होता है, और उसके बाद में मैंने बताया जलमंडल क्या होता है, उसके बाद में मैंने बताया आपको कि वायुमंडल क्या होता है, और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि पर्यावरण की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पेज नंबर आपकी 14 पे, और यहाँ क्या जानकारी दी हुई उसकी बातचीत कर लेते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लो। ओके, चलिए वापस अपनी क्लास की लाइन में आ जाते हैं। देखो, कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो अपन यहाँ देख रहे थे किसको? वायुमंडल को देख रहे थे कि ये सूर्य की चुलने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, और इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प की उत्पत्ति होती है, और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो देखो, वायुमंडल में अगर कोई परिवर्तन होगा तो किसके अंदर परिवर्तन होगा? मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होगा। उसके बाद में बात करें कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जैवमंडल का निर्माण करते हैं, सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल तथा जल एवं वायु मिलकर जीवन का या फिर जीवन को संभव बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल से तात्पर्य ये हुआ है कि वह क्षेत्र जहाँ पे क्या पाया जाता हो? जीव पाया जाता हो। तो सर कहोगे, आप कहोगे कि सर जीव तो स्थलमंडल पे भी पाया जाता है, वायुमंडल में भी पाया जाता है, और जलमंडल में भी पाया जाता है। तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जैवमंडल का निर्माण करते हैं। क्योंकि केवल पानी के जब आप पानी में कोई जीव है तो वो सिर्फ पानी पे ही जिंदा थोड़ी रहेगा, उसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? वायुमंडल से लेगा। ठीक है,
अगर उसको चलना हुआ तो वो कहाँ पे चलेगा, स्थल मंडल पे चलेगा। तो तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। अगर एक इंसान है तो इंसान को पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। तो पानी कहाँ से मिला, जल मंडल से, और हवा कहाँ से मिली, वायुमंडल से। तो तीनों चीज़ें जब मिल करके किसी का निर्माण करती है तो वो क्या कहलाता है, जल मंडल कहलाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे देखो परितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्रय से पूछा कितनी बार मूसलाधार बारिश हो रही है, और इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती है लेकिन हम तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। देखो यहाँ दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक तो केरल की बातचीत कर रहे हैं, दूसरी जैसलमेर की बारिश कर रहे हैं। एक केरल में बारिश होगी तो मूसलाधार बारिश होगी। मूसलाधार जो शब्द आया ना, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है, लगातार। लगातार जो बारिश होती है, ऐसे धाराएं बनती है उसकी, उसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश। ठीक है, और अगर एक बात करें जैसलमेर और बाड़मेर में बारिश होगी तो वो बूंदों के रूप में बारिश होगी। ठीक है ना, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधों की कमी है। अब परितंत्र का अर्थ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वह क्षेत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा स्तब्ध है। देखो परितंत्र क्या है कि वह जिसमें क्या है, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ में पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों पर परस्पर क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र एवं फोटो लगाइए। तो यहाँ तक अपन ने कुछ चीज़ें देखी थी, उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपकी जो आगे का पार्ट है उसको देखेंगे और मिलेंगे नए पार्ट में, और फिर आपके आ जाएंगे प्रश्न। तो बच्चों सबसे पहले अपने ये जो लक्ष्य क्लासेज बालोतरा आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो आपकी क्लास के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आई वो मुझे कमेंट करके पूछें, और जो चीज़ें मैंने बताई है, जो चीज़ें आपको मैंने प्रश्न में पूछी हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे एक नए ही वीडियो के अंदर जो इससे आगे का होगा। तब तक के लिए नमस्कार।